हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग आपका जो बीएड का कंपलसरी पेपर रहता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी अधिगम। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस ईयर में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूं कि इससे कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सहयोगी अधिगम क्या है और इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताओं और सीमाओं का पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल एंड हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। और सेम क्वेश्चन एज इट इज 2021 में भी आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। सहयोगी अधिगम ऐसा अधिगम जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ मिलकर अधिगम करते हैं, सहकारी या सहयोगी अधिगम कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी लर्निंग करते हैं। सहयोगी शिक्षण अधिगम एक ऐसी व्यू रचना है जो कि विद्यार्थियों को एक छोटे संरचित समूह में साथ साथ सीखने का अवसर देती है और इस प्रक्रिया में बच्चे एक उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं जिसमें वह मिलकर सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं और जिससे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसको आप अपने स्काउट एंड गाइड में जो कैंप लगता है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो है वो समूहों में बांट दिया जाता है और फिर आप एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सहकारी अधिगम को आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा अधिगम जिसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए होते हैं। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक लिखी गई है। यहाँ पे देखिए, एक के लिए सब और सबके लिए एक, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कहा है कि सहकारी अधिगम का आशय छात्रों में समूह में कार्य करने और उनमें सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने की विविध विधियों से है जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। देखिए, सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे जो हैं जो फ्यूचर में जाके समाज में एडजस्ट करें, वैसा ही एडजस्टमेंट उनको अभी से सिखाया जाए ताकि फ्यूचर में उनको अपने आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उससे समायोजन करने में समस्या उत्पन्न ना हो। इस प्रकार सहयोगी अधिगम सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर आधारित है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल, सोशल स्किल का विकास होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सहयोगी अधिगम के प्रकार। तो सहयोगी अधिगम जो है ये 2 प्रकार का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, और ये वाला अधिगम बच्चा जो है वो कहीं से भी सीख लेता है, जैसे कि उसके घर में भी एक दूसरे से एडजस्टमेंट करना उसको सिखाया जाता है। फैमिली में, आस पड़ोस में जब वो छोटा होता है तो आप उसको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहते हैं। तो ये एक तरह का इनफॉर्मल सहयोगी अधिगम है। लेकिन जब यही अधिगम जो सहयोग की भावना रखता है एक क्लासरूम में एक मैनेजमेंट के तहत करवाया जाता है, तब इसको औपचारिक सहयोगी अधिगम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सहयोगी अधिगम की प्रोसेस क्या रहती है। तो सहयोगी अधिगम करवाने के लिए टीचर को सबसे पहले तो कंटेंट का चयन करना होता है, पाठ्य वस्तु का चयन करना होता है जिसके आधार पे वो सहयोगी अधिगम बच्चों को करवाने वाला होता है। फिर उसको उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि इस अधिगम को करवाने के टीचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। इसके बाद टीचर क्या करता है, वो क्लासरूम को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और उनका नामकरण कर देता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को आप अपने जो आपका स्काउट एंड गाइड का कैंप है उससे अटैच करके देखेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। देखिए, वहाँ पे आपका सबसे पहला पाठ्य वस्तु रहता है स्काउट एंड गाइड, यानी कि ये आपका कंटेंट रहता है। फिर वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स ये रहते हैं कि आप सोसाइटी में जाके लोगों की सेवा करना, कैसे एजुकेशन को स्कूल के बाहर पहुँचाना है और स्कूल के बाहर से बच्चों को स्कूल के अंदर लाना है,
उनको कैसे खेल खेल में सिखाना है, इस तरह के उद्देश्य वहाँ पे रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आपको उसका ट्रेनिंग दे दी जाती है तो आपका मूल्यांकन करने के लिए आपको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और आपकी टोलियों का नाम भी रखा जाता है। इसके बाद छात्रों को कार्य और उनके दायित्वों का वितरण करना, यानी कि जब आप बच्चों को समूहों में बांट देते हैं तो फिर आप बच्चों को बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करने हैं और उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी बता देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 या 2 बच्चों को लीडर और को लीडर बना दिया जाता है और उनको सारी प्रोसेस बता दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि समूह में सभी लोग मिलकर इस काम को पूरा कीजिए। इसके बाद सामग्री निर्माण और सूचनाएं प्रदान करना, यानी कि इसके बाद आप बच्चों को जब उनके कार्य और उनके दायित्व बता देते हैं, फिर आप बताते हैं कि आप कौन कौन से सामग्री को यूज कर सकते हैं और क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। इसके बाद क्या होता है कि विद्यार्थी जो हैं, जिनको आप सभी कुछ बता चुके हैं, अब वो समूहों में कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करते हैं और एक दूसरे के सहयोग की भावना से जो ऑब्जेक्टिव आपने उनको रखा है, जो ऑब्जेक्टिव आपने उनको दिया है, उसको कंप्लीट करने का वो प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ टीचर क्या करता है, टीचर विद्यार्थियों का सहयोग करता है, मतलब टाइम टाइम पे उनको बताता रहता है। जैसे आपके टीचर बीच बीच में आके बोलते रहते हैं कि अब बहुत अच्छा, और उनका मार्गदर्शन भी करता है, उनको गाइड भी करता है। इसके बाद आपने जो काम किया है, जो प्रोसेस आपने अपनाई है, बच्चों ने जो काम किया है, उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। अब बच्चे जब अपने काम का प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं और बच्चों को रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग वहाँ पे टेंट लगाते हैं और फिर उस टेंट का इवैल्यूएशन आपके टीचर्स करते हैं और फिर पुनर्बलन के रूप में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया जाता है, यानी कि जिन बच्चों का सबसे अच्छा होता है उनको अच्छा रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और बतौर इन्फोर्समेंट उनको जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पे उनको पुनर्बलन भी दिया जाता है। ये सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया थी। इसके बाद सहयोगी अधिगम की विशेषताएं और उसकी उपयोगिता क्या है। तो सहयोगी अधिगम जो है ये शिक्षण अधिगम को छात्र केंद्रित बनाने पर बल देता है। इससे छात्रों में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इसके अलावा स्पर्धा रहित और चिंता मुक्त सीखने का सहयोगी वातावरण तथा अवसरों की समानता पर बल, यानी कि यहाँ पे सभी को समान रूप से अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलता है और यहाँ पे बच्चों में कोई भी ऐसी भावना नहीं होती कि मुझे इससे अच्छा करना है, मुझे इससे अच्छा करना है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप में एकता की भावना का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि सामूहिक प्रयत्नों को प्राथमिकता देना। इसके बाद विचारों और सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान भी सामूहिक अधिगम से होता है। इसके अलावा भविष्य में भी उनमें सहयोग की जो भावना होती है वो डेवलप होती है और सामाजिकता की भावना का विकास भी जो है वो सहयोगी अधिगम से होता है। सहकारी ढंग से कार्य करने के अवसर देना और सामूहिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, यानी कि जब वो बड़े होंगे और जब सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पे वो देखेंगे कि हमारे समाज की क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इस तरह वो फ्यूचर में भी अपनी ड्यूटीज़ के लिए कंसर्न रहेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सहयोगी अधिगम के सिद्धांत। सहयोगी अधिगम के सिद्धांत होते हैं समूह अंतर्निर्भरता, यानी कि समूह एक दूसरे पर निर्भर रहता है, समूहों के साथ लगाव, मिलकर सोचने का सिद्धांत, सामाजिक कौशल का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। देखिए जब समूह में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग अपने पूरे समूह के प्रति उत्तरदायी रहते हैं और जवाबदेही भी होते हैं। इसके अलावा कार्य द्वारा सीखने का सिद्धांत भी जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में रहता है और शैक्षिक और सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत भी यहाँ पे जो है डेवलप होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सहयोगी अधिगम की सीमाएं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं रखी जाती हैं, मतलब जब टीचर ने काम दे दिया तो टीचर चाहता है कि बच्चे जो हैं वो अपना बेस्ट दे और वो एक हाई लेवल इमेजिन करने लगता है कि बच्चे जो है ऐसा कुछ करेंगे और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बल सामाजिक कौशल पर होता है, ना कि भाषा शिक्षण पर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोर्स दिया जाता है वो दिया जाता है सोशलाइजेशन की भावना पर। इसमें विद्यार्थी समय का सदुपयोग भी
कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यहाँ पे फ्रेंड्स दुरुपयोग लिखना था, ये आप सही कर लीजिएगा कि इसमें विद्यार्थी समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि कार्य में रुचि नहीं लेते और फिर वो कार्य को नहीं करना चाहते। इसमें छात्र को विषय का सतही ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि गहन। और यह भी आवश्यक नहीं है कि छात्रों का आपस में तालमेल बना रहे और वो तालमेल स्थायी रूप से रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप के विभिन्न छात्रों में ही झगड़ा हो जाता है, जिससे कि उनका कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स ये था आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग। इसी के साथ हम इसको भी देख लेते हैं कि ग्रुप लर्निंग क्या है। इससे आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे और आपको पता भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये इसी के साथ 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सहयोगी अधिगम और समूह अधिगम में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि सहयोगी अधिगम क्या है और समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसको मित्र समूह अधिगम भी कहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स ग्रुप लर्निंग। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर का रोल नहीं होता। तो व्हाट इज़ ग्रुप लर्निंग, हाउ कैन ग्रुप लर्निंग बी मेड ऑल सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्या होता है कि समूह अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है और विद्यार्थी अपने समूहों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का मौका जो है वो छात्र को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि छात्रों को समूहों में बांट दिया जाएगा और उनके टॉपिक्स जो है वो डिसाइड कर देंगे। बाकी टीचर उनका निरीक्षण करता रहता है, लेकिन टीचर उनमें इंटरफेयर नहीं करता और वो जो है एक दूसरे से अपने विचार शेयर करते हैं, जिससे कि टॉपिक अधिक क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप स्वयं भी देखते होंगे कि अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस पर डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है। समूह शिक्षण में छात्रों को उनके सातवें समूह को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है और वह विषय वस्तु से यानी कि कंटेंट से संबंधित बिंदुओं पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। और समूह में जो छात्र प्रतिभाशाली होते हैं, जो छात्र इंटेलिजेंट होते हैं, वे अपने सहपाठियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वे अन्य छात्रों को जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनका भी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आप समूह अधिगम को एक डायग्राम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बड़ा गोला जो है ये क्लासरूम लर्निंग को प्रदर्शित करता है और यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो है जो मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं ये समूह अधिगम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि समूह अधिगम यानी कि ग्रुप लर्निंग से क्या लाभ रहते हैं। तो ग्रुप लर्निंग से सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि इसमें छात्र जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और उसे अध्यापक का भय नहीं रहता है। इसके अलावा जब टीचर नहीं होता, सेकेंड जो बेनिफिट आपका ग्रुप लर्निंग से रहता है वो ये रहता है कि इसमें विद्यार्थी जो है वो तनाव मुक्त महसूस करता है और सीखने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को ये डर नहीं रहता कि मेरे ऊपर टीचर नज़र बनाए रखे है या फिर अगर मैं कुछ कहूँगा तो टीचर कहीं ये ना समझ ले कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो इस तरह के भय उसके मन में नहीं रहते और विद्यार्थी जो है वो स्वतंत्र होकर अपने विचार रखते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी परस्पर सहयोग से और विचार विमर्श द्वारा अधिगम करते हैं जो कि अधिक समय तक स्थायी रहता है। इसके अलावा छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास भी जो है वो ग्रुप लर्निंग से होता है। समूह अधिगम द्वारा छात्र अभ्यास करके ज़्यादा सीखता है, क्योंकि जब कई चीज़ें मल्टीपल टाइम रिपीट होती हैं और उन्हीं चीज़ों पे बहस होती है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में स्थायी हो जाती हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी में सेव हो जाती हैं। इसके अलावा ग्रुप लर्निंग में अधिगम एक स्वाभाविक, सहज, सुखद और स्वतंत्र वातावरण में संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो है नहीं होते। अब हम देख लेते हैं कि समूह अधिगम में सीमाएं क्या हैं, यानी कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसमें अध्यापक कार्य की अधिकता के कारण सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकता, जिससे कई बार जो है ऐसे ग्रुप लर्निंग्स जो हैं वो बच्चों में झगड़े का कारण बन सकते हैं और बच्चे जो हैं अपने टॉपिक से भटक सकते हैं।
कुछ विद्यार्थी कार्य के प्रति गंभीर रूप से भाग नहीं लेते और वे जो है इस तरह की लर्निंग से जी चुराते हैं और वो लर्निंग करना ही नहीं चाहते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी समूह अधिगम प्रक्रिया को समय और ऊर्जा का अपव्यय मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि सारी चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही हैं और ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी समूह अधिगम को प्रभावित करती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो चुप चुप रहते हैं और वो इसमें जो है इंक्लूड नहीं हो पाते। तो ये भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं जो कि आपके ग्रुप लर्निंग की रहती हैं, या फिर कह सकते हैं कि मित्र समूह अधिगम की रहती हैं। अब हम मित्र समूह अधिगम यानी कि ग्रुप लर्निंग को सफल बनाने के क्या सुझाव हो सकते हैं, इनको देख लेते हैं। तो जहाँ तक संभव हो समूह का आकार छोटा होना चाहिए, मतलब 5 से 6 विद्यार्थी ही आपको ग्रुप में रखने चाहिए। और समूह अधिगम में विद्यार्थियों को गोलाकार या फिर अर्धगोलाकार स्थिति में खड़ा करना या बैठाना चाहिए, यानी कि कोई भी विद्यार्थी जो है आगे पीछे ना बैठे, क्योंकि पीछे बैठने वाले विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसको कुछ नहीं पता, इसीलिए उसको पीछे बिठाया गया है। प्रत्येक समूह में सभी प्रकार की बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, मतलब टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि समूह इस तरह से बनाए जाएं कि उसमें सभी प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं वाले बच्चे हों, क्योंकि अगर किसी ग्रुप में सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो उनका कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और फिर वो दूसरे बच्चों को भी परेशान करेंगे। और जो समूह हैं वो विद्यार्थियों की पसंद और नापसंद के अनुसार नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे फ्रेंड सर्कल के लोग मिलकर एक ग्रुप बना लें और दूसरे फ्रेंड सर्कल के लोग मिलकर एक ग्रुप बना लें। यहाँ पे डाइवर्स जो आपके हैं ग्रुप वो बनाए जाने चाहिए और समूहों को उपयुक्त नाम भी दिए जाने चाहिए। इस तरह की लर्निंग में प्रत्येक समूह में एक नेता बनाना चाहिए, जिससे वह कार्य का संचालन और अन्य साथियों के सहयोग से कर सके। तो कहीं ना कहीं जब हम इनमें ये सुझाव करेंगे तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग जैसा ही हो जाएगा। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस रहता है कि वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो कि टीचर द्वारा संपन्न करवाया जाता है, जिसमें टीचर का जो रोल है वो निरंतर बना रहता है। इसके अलावा शिक्षक को समूह में कार्यों का संचालन जो है वो समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए और समूह में सभी छात्रों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि 1 बाय 1 सभी बच्चों को अपने जो विचार हैं वो टॉपिक के लिए डिस्कस करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही बच्चा जो है वो डिस्कस करता रहे। अगर ये सभी काम हम ग्रुप लर्निंग में करते हैं तो हमारा जो ग्रुप लर्निंग है, जो फ्रेंड्स ग्रुप लर्निंग है, ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी को मिलाकर इंक्लूसिव एजुकेशन की एक मैराथन क्लास बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।